जहाँ मेरी नारी अबला नहीं सबला हो, जहाँ उसके हाथ में ताकत हो फैसले लेने की। बचपन में पहले वो बरगद का पेड़ जिसका मैं झूला झूलता था, ठीक। फिर उसके बाद एक वो आम का पेड़ जिसके आम मेरे को बहुत अजीज लगते थे, वो शहतूत का पेड़ जिसकी वो बेरीज खाने के लिए मैं भरी धूप में निकल जाता था। हमें लगता है दिस इज नो लॉन्गर सर्विंग अस अ पर्पस, कोई फायदा नहीं है इस चीज का, बट वो भूल गए कि जो हवा हम ले रहे हैं, वो अदृश्य हवा जो हमारी जिंदगी चला रही है, वो इसी पेड़ से तो आ रही है। बहुत कम मार्जिन मिलता है हमारे किसानों को। जो एक पत्ता गोभी हमारे पास 40-50 रुपए में आती है, वो उनके पास से 2 रुपए 3 रुपए के हिसाब से किलो निकलती है। तो हमारे देश में ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, हिडन हंगर, ठीक है। वो भी चीजें हम लोग कई चीजों को एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट में हद से ज्यादा है, बट पूरे इंडिया में प्रोटीन की बहुत ही डेफिशिएंसी चल रही है। तो एक गुच्छी का मशरूम रहता है 20,000 से 40,000 रुपए किलो के हिसाब से जाता है वो। 20,000 रुपए जी किलो? जी। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है मानव या दानव। मानव या दानव के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? मानव या दानव में सबसे पहले तो सोच का अंतर है। हम्म। एक शब्द है मानव और दूसरा है दानव। हमारी सोच ही हमें मानव बनाती है, हमारी सोच ही हमें दानव बनाती है। अगर हमारे दिल में दूसरों के लिए प्यार है, सहानुभूति है और कुछ अच्छा करने की अगर दिल में तमन्ना है, तो हम मानव है। पर हम अगर किसी का हक मारते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इंसान के शरीर में ही हम दानव है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और दर्शकों, शायद ये हमारा पहला पॉडकास्ट ऐसा होगा कि जिससे हमें इनसे बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। और ये छुपे रुस्तम है, मैं नहीं जानता, अभी इनसे अभी अभी मिला हूँ, इनके बारे में कुछ नहीं जानता। और हमने ना तो कुछ लिख के दिया है, ना क्वेश्चन लिखे हैं, ना आंसर लिख के दिए हैं। ये मन की बात है, सीधी मन की बात होगी। तो आप करते क्या हैं? सर मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में सीआरएम में रिलेशनशिप मैनेजर हूँ। तो हमारा यही था कि आज राक्षस वृत्ति बढ़ती जा रही है, तो उसके बारे में क्या सोच रखते हैं? कारण क्या है उसका? तो उसका कारण जहां तक मेरी सोच है, मेरे हिसाब से लालच बढ़ता जा रहा है। इंसान को ये लगता है कि मानो इस धरती पे वो हमेशा के लिए आया है। वो भूल गया है कि हमारा समय यहाँ पे लिमिटेड है, और इस लिमिटेड समय में भी इंसान सोचता है कि मैं शायद परमवीर लाइक पराक्रमी हूँ, और शायद मैं हमेशा के लिए यहाँ सल्तनतें ही बनाने आया हूँ। वो भूल गए शायद, या फिर उन्होंने वो पुराने किले, वो कहानियां पढ़ी ही नहीं, शायद उन्हें ये महसूस ही नहीं है कि इस धरती पे बहुत ही कम टाइम लेके हम लोग आए हैं। अगर हम इस सोच से चलें कि थोड़ा समय है और जितना बीते मोहब्बत से बीते, प्रेम से बीते, शायद वो बेहतर है। अगर मैं आपके मुंह से प्रेम शब्द निकला है, तो मैं अगर प्रेम की देवी कहूं, तो क्या नाम पहले आएगा आपके? श्री जी, राधे राधे। राधे राधे। अच्छा जी। मतलब राधा जी को आप प्रेम की जी वो भी एक नारी रूप ही है। तो आज जो नारी है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा कभी महसूस होता है कि वो थोड़ा सा कहीं अनसेफ महसूस करती है किसी किसी सिटीज में? पूरे भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा या दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सीमित सिटीज की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। बात की जाए सेफ्टी की, तो शुरुआत में बच्चियां जब भी हैं, कई बार ऐसा होता है, शुरुआत में मेरा रहा है कि बचपन में माँ बाप मुझे या दादा या नानी कभी भेज दिया करते थे, जाओ मार्केट जाओ, ठीक है, कुछ चीजें लानी है। मैं फटक से जाता था, पैसे उठाता था, चीजें लेके वापस आ जाता था। पर रही मेरी बहन की बात, वो उसे कहते हैं चलो, मैं पापा कहते हैं मैं तेरे साथ चलता हूँ, ठीक है, या कभी कोई ना कोई उसके साथ चाहिए। सर इसका कारण यही है, दे डोंट फील सेफ। उनको लगता है कि बच्ची बाहर जाएगी जरूर कोई ना कोई अनहोनी हो जाएगी। तो ये डर समाज में कहाँ से आया, ये डर हमारी महिलाओं में कहाँ से आया? उनको अपना करियर चूज करना है, अपना भविष्य बनाना है, वो 10 चीजें पहले सोचेंगे। हमारा होता है कि चलो यार, चलना है, कहीं जाना है, निकल लेते हैं। वो पहले 10 गुना भाग करेंगे कि उन्हें जाना चाहिए, वो जगह कैसी है, वो लोग कैसे हैं, और मैं वहां सेफ रहूंगी कि नहीं, वो सोचना पड़ता है। तो ये सर कहीं और की नहीं, हमारे समाज की इनसिक्योरिटी है जो हमने महिलाओं को दी है। और एक तरफ हम लोग ही कहते आए हैं, हमारी सरकारें भी कहती आई हैं कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं।
तो उसमें क्या आप सोच रखते हैं? सर, इस बात में मेरी 2 राय है। हम्म, स्त्री और पुरुष बराबर हैं प्रेम करने में, स्त्री और पुरुष बराबर हैं परिवार को सहेजने में, पर एक बीज को जब एक स्त्री पूरा परिवार बना सकती है, एक 4 दीवारों को एक घर बना के महका सकती है, वो सिर्फ एक स्त्री कर सकती है। और एक पुरुष की बात जहाँ है, जो ना बारिश देखता है, ना धूप देखता है, बस उसे उसके मन में एक चीज़ रहती है, 4 चीज़ें मुझे कम पड़ जाएँ, मेरे परिवार को कम ना हो। जो चट्टान की तरह खड़ा रहता है, जो कहता है बेटा तू फ़िक्र ना कर, मैं खड़ा हूँ, वो मेरे पापा हैं, वो पुरुष हैं। मैं भूखा रहता हूँ, मम्मा कहती है खाना खाया या नहीं, तो वो संतुष्टि, वो तृप्ति मेरी माँ से आती है। तो मेरे लिए तो दोनों ही जीवन का आधार हैं, मेरे शिव शक्ति हैं जो जीवन को परिपूर्ण बनाते हैं। अच्छा, मेरे मन में ना कुछ टाइम से एक प्रश्न उठ रहा है, तो आज मैं आपसे वो शेयर करूंगा कि ईश्वर एक है या दो है या ज्यादा है? सर, जहाँ तक ईश्वर की बात है, मैं तो उसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी मैं आप कह सकते हैं। उन्हें मानता हूँ कि वो निराकार हैं। हम्म, यूं कहूँ तो उस पेड़ में भी सुकून है, हरि है, जैसे प्रहलाद जी कहते थे मेरे श्री हरि, वो उनको एक पिलर में भगवान जी वो दिखे थे, मानो तो मूर्ति में भगवान जी है। या फिर जस्ट कभी खामोश किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सुकून से उस आसमान की तरफ अपनी प्रेयर्स आप भेज दो ना, वो किसी ना किसी डायरेक्शन में, इस हवा के थ्रू, इस सूरज के थ्रू, इस धरती के थ्रू, इस धरा के थ्रू, हर चीज भगवान से कनेक्टेड है। तो मानने को अनेक शहरों में वो एक है, अनेक इंसानों में जो दिल धड़कता है, सबकी धड़कन तो एक ही है। मेरा मानना वैसा है। आप इंडिया के अलावा भी कहीं और कंट्रीज में गए हैं? सर, फिलहाल तो अभी मौका नहीं मिला है, बट बहुत जल्दी ही मेरी एक्चुअली फियांसे हैं, सो हम लोग सोच रहे हैं कि यूएस हम लोग वहीं पे सेटल होंगे। शी इज फ्रॉम यूएसए। तो तो आपने यूएसए सेटल होने की सोच क्यों रखी? सर, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है परिवार की। मैं जानता हूँ बेहद खूबसूरत है मेरा देश, बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सारी चीजें हैं। जब मैं उस इंसान के बारे में सोचता हूँ जो मेरी जिंदगी में आई है, उसके मम्मी पापा वहाँ हैं, बेशक मेरे मम्मी पापा भी यहाँ हैं और हम जाएंगे, पर सबसे बड़ा रीजन है हमें एक परिवार बनाना है। और उस परिवार में मैं चाहूंगा कि जो लड़की मेरी जिंदगी में आ रही है वो सहज महसूस करे। हमेशा यूं होता है कि माँ बाप छोड़ के लड़कियां लड़के के घर जाती हैं, पर यहाँ मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि थोड़ा उसको उसका एनवायरनमेंट मिले, उसके लोग मिले, ताकि हम एक ऐसा खूबसूरत परिवार बना सकें जहाँ मेरी नारी अबला नहीं सबला हो, जहाँ उसके हाथ में ताकत हो फैसले लेने की। ये बहुत बड़ी बात दर्शकों इन्होंने की है, अबला नहीं सबला। तो अब ऐसा भी कई बार होता है कि कुछ सिटीज में न्यूज देखते हैं आप? बिल्कुल सर। थोड़ा आजकल की न्यूज के बारे में बताइए मुझे, मेरे को ज्यादा, मैंने चैनल्स भी नहीं देखता, मैंने न्यूज़पेपर भी नहीं लगा रखा जी। और मुझे समय भी नहीं मिलता उसके लिए। जी। तो आजकल की न्यूज कुछ बताइए। सर, आजकल की न्यूज़ की बात करो तो 80% नेगेटिव रहता है और 20% पॉजिटिव होता है। मैं यूजुअली कोशिश तो करता हूँ वो 80% ना देखूं। अच्छा। कहीं समाज में लड़ाई चल रही है, कहीं मर्डर्स चल रहे हैं, कहीं चोरी और डकैती है, पर कहीं-कहीं सर कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जहाँ कुछ लोग ना छोटे से रिसोर्सेज से भी पूरी दुनिया को बदलने की हिम्मत रखते हैं। तो उन खबरों में मैं वो कहानी ढूँढता हूँ जो मुझे इंस्पायर कर सके। कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि जिस इंडिया का नाम किसी ने ऐसे ही, जैसे आप उदाहरण दे रहे हैं पॉजिटिविटी में, थोड़ा आगे बढ़ाया हो इन दिनों में या इस साल में, 2 साल में? 2 साल के अंदर आप स्पेसिफाई करेंगे आपकी किस तरह से? तो किसी भी तरह से, जैसे उसने आप किसको आदर्श मानते हैं कि आज के 10 सालों में ले लीजिए, चलो 2 साल छोड़िए, अगर आपको सोचने में दिक्कत आ रही है तो आप 10 साल के अंदर कोई ऐसा एक नाम दीजिए कि जो अ, मानवता के लिए जिसने कुछ किया। सर, ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं। सारे आप ले सकते हैं। अपना कोविड के टाइम से शुरुआत करते हैं, ना जाने कितने अनसंग वॉरियर्स हैं, कितने लोगों ने अपने परिवार को
मतलब फ्रंट लाइन वॉरियर्स बन के उन्होंने अपने परिवार को तो सहेजा ही है, साथ में हमारे देश के लिए काम किया है। न जाने मतलब हमारी कंट्री में हाहाकार कम था, तो प्रेम की कहानियां ज्यादा आ रही थी उस टाइम। ठीक है, सोनू सूद जी की बात की जाए, उन्होंने कितने लोगों को घर पहुंचाने में मदद की। वैसे लोग बहुत सारे हैं सर हमारे देश में, इतनी खूबसूरत रूहें हैं जो खुद को पीछे रख के न जाने कितने लोगों का भला कर जाते हैं। बहुत बढ़िया। सोनू सूद जी अगर सुन रहे होंगे तो आपका नाम पहले आ गया है। आपने जो मानवता के लिए काम किया है तो वो सराहनीय है और हम भी उसके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और मुझे कोई किसी साइंटिस्ट का नाम बता सकते हैं या कोई, मैंने कुछ सुना है कि कोई अगर आजकल जेल में भी है, कुछ ऐसे कुछ लद्दाख से हैं कुछ ऐसा कोई सज्जन जी सर। के बारे में जानते जी हैं आप? सर वांगड़ू सर, हाँ। वो क्लाइमेट के लिए ही इज फाइटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, द गाय जिनके ऊपर 3 इडियट्स मूवी भी बनी है, इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज लाइफ इवेंट्स। अच्छा, वो मूवी हाँ उनके जी, ऊपर ही थी? उनके लाइफ इवेंट से जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आई थिंक जब मैं वो मूवी देख रहा था तो सर वाज द सेंटर ऑफ अटेंशन एंड सारे उस टाइम पे बात कर रहे थे दैट मूवी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज लाइफ इवेंट्स। थोड़ा चेंजेस तो उन्होंने किए थे, बट या ही इज फाइटिंग फॉर द क्लाइमेट चेंज दैट इज हैपनिंग इन लद्दाख ओवर देयर। तो वो सर आजकल जेल में हैं, वो उसकी वजह क्या है? सर इतना करंटली मुझे अवेयरनेस नहीं है इस टॉपिक के बारे में, बट जहाँ तक लास्ट मेरा वो था दैट ही वाज फाइटिंग फॉर द क्लाइमेट इश्यूज एंड जो चेंजेस लद्दाख में आ रहे हैं, एंड दैट्स नॉट गुड फॉर इवन नॉट जस्ट द एरिया बट फॉर द एंटायर कंट्री एज वेल। बट हाँ, थोड़ा मुझे उसमें पूरा एंटायर कंट्री को कैसे नुकसान होता अगर कोई वो बातचीत चल रही थी तो कैसे क्लाइमेट को कैसे नुकसान होता उसमें लद्दाख में अगर? सर मैं इन्वायरमेंटल साइंसेस में एक्चुअली मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन रहा है, तो वहाँ पे मेरा स्टडी के एरिया रहा था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर। अच्छा। जब भी हम किसी जगह की बायोडाइवर्सिटी, किसी जगह का बायोम अगर उसको डिस्टर्ब करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने हमारे देश को सहेज रखा है, चाहे ये पहाड़ हैं जो मौसम को रेगुलेट करते हैं, चाहे एल नीनो इफेक्ट को ये लोग ये चेंज करते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि जैसे कुछ एल नीनो और ला नीना करके एक मतलब वेदर का रहता है, तो उस वजह से द थिंग इज ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे बायोम्स जो एक जगह के लिए रहते हैं वो सिर्फ उस जगह के लिए नहीं होता है। इमेजिन करो आप एक छोटे से फोकस्ड एरिया पे एक्स्ट्रा हीट डालते हो, उसका एनवायरनमेंट वार्म होगा और ठंडी हवाएं उसकी तरफ रश करेंगी, राइट? तो एक छोटा सा फैक्टर, छोटा सा एरिया, उसकी जरा से हम लोग अगर उसमें चेंजेस लाते हैं तो आसपास के सराउंडिंग एरियाज में एक चेन इफेक्ट बन जाता है। तो उस चेन इफेक्ट के चलते बहुत सारी चीजें सर वेरी करते हैं। तो इसीलिए हर एक छोटी चीज, हर एक छोटा बायोम इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो जंग और वो लड़ाई इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट फॉर दैट स्मॉल एरिया, वो पूरी पूरी देश के लिए, पूरे पूरे इंसानियत के लिए और मानवता के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मुझे अब वर्ल्ड लेवल पे कोई न्यूज़ चल रही है आजकल जो करंट चल रहा है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सर अभी इराक और अमेरिका का वॉर है, दैट इज द Okay. लेटेस्ट वन अभी चल रहा है। तो उसकी वजह क्या समझते हैं आप? अपनी सोच से बता सकते हैं। सर जहां तक मेरी वजह है कि न्यूक्लियर वेपन्स को रखने की होड़, अच्छा। सत्ता की ताकत, कि एक के पास ये चीज रहे दूसरे के पास ना हो, मैं हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ, वो मैं जो है दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर बिहाइंड दिस वॉर। वो मैं के पीछे मानव है या दानव है? सर मानवता का जो नकाब ओढ़े हुए दानव हैं। अच्छा, मानवता का नकाब ओढ़ के दानव। ओके। बहुत सा इंटरशिफ्टिंग रहता है सर इसमें। आप अपने एक्ट्स को छुपा सकते हैं, आप अपने एक्ट्स को दिखा सकते हैं कि भाई मैं एक अच्छा इंसान हूँ, आप दिखाने के लिए सो चीजें करते हैं। वहां बात आती है ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी की। आप ऑनेस्ट हो सकते हैं पर आपकी इंटेग्रिटी डाउटफुल हो सकती है। कोई नहीं देख रहा है तब भी अगर आप सही चीज करते हैं तो आप सही मायने में मानव हैं, और दिखावे के लिए अगर करते हैं और उसके बाद बुरी चीजें, तो सर फिर वो इंटीग्रिटी आ जाती है, फिर आपसे बड़ा दानव कोई नहीं रहेगा उसमें। तो आप इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या हैं? सर मुझे पोइट्री करने का बहुत शौक है, और साथ में
नेचर में बैठना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, नए लोगों से मिलना और स्पेशली नई-नई जगहों पे जाके जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं कुछ शब्द कहूँ तो उस पे कोई पोएट्री आप ज़रूर सर। बना सकते हैं या सुना सकते हैं? या एब्सोल्युटली सर। जी, चाँद के ऊपर। शान कि बचपन में एक दफ़ा मैं आसमां को निहारे जा रहा था कि कोई टुकड़ा सा था गोल, वो बड़ा जगमगा रहा था। मुझे यूं आसमां को निहारता देख मेरी दादी मुस्कुराई। मुझे चांद को उस दिन मेरी दादी ने पहली बार पहचान करवाई। मुझसे कहा कि वो चांद है, न जाने कितने वर्षों से कितनी कहानियों को अपने अंदर चुपचाप खामोशी से रखता जा रहा है। ये चाँद है न जाने जिसने कितनी पीढ़ियों को बदलता देखा है। ये चाँद है न जाने जिसने कितनी यादों को सहेज के रखा है। और वो दिन था, अब तो मेरी दादी इस दुनिया में नहीं है, पर वो कहानियाँ, वो आज भी मैं चाँद से साझा करता हूँ। शायद मैं कोई और था किसी ज़माने में और हो जाऊँगा कुछ और मैं किसी और ज़माने में। बस ये चाँद मेरा पक्का दोस्त है, जिससे मैं हर कहानी साझा करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत प्रेम के ऊपर, मोहब्बत। मोहब्बत, प्रेम यूं तो कहो मोहब्बत है या यूं कहो ये प्रेम है, यूं कहो मोहब्बत है या यूं कहो ये प्रेम है, बस इसकी परिभाषा अलग अलग है। किसी के लिए माँ के हाथ का वो बना हुआ खाना, किसी के हाथ के लिए वो पापा का पुचकारना, किसी के लिए वो बहन का झगड़ना, ये प्रेम है। किसी का किसी के नाम में पूरी जिंदगी बिता देना, किसी का अपना सब कुछ लगा के आबाद आलीशान महल बना देना, किसी का सुबह सुबह उठ के दौड़ भाग करना ताकि कोई सुकून से जी सके, ये मोहब्बत है, ये प्रेम है। इसी ने तो इंसान का आधार बनाया है। ये मोहब्बत ही एक इमोशन है, ये मोहब्बत एक जज्बात है जिसने दानव को इंसान बनाया है। वाह जी वाह! ये तो पूरा हमारे चैनल का नाम ही आपने उसमें पिरो दिया। और मुझे थोड़ा आर्मी वालों के लिए कुछ अगर आप बता सकें तो। पर ये थोड़ा पर्सनल होगा क्योंकि मेरे नानू जी एक्चुअली आर्मी में थे ओह! एंड आई एम फ्रॉम लैंड ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन सौरभ कालिया और मेजर सोमनाथ वहाँ पे हिमाचल से ही थे। अच्छा। तो उस धरा से जो मैंने मोहब्बत सीखी है हुँ, कि माटी की खातिर वो सरहद पे दिन रात बिताते हैं, कि माटी की खातिर वो सरहद पे दिन रात बिताते हैं। वो अपने परिवार को इस देश का पूरा हिस्सा बनाते हैं। वो चट्टान से खड़े हैं तभी तो कोई ताकत हमें छू नहीं सकती। वो वर्दी है हिंद की, वो वर्दी है हिंद की और गुरूर है हमारा। ये इश्क है, मोहब्बत है, ये हिंदुस्तान हमारा। कि वो देश की खातिर न जाने कितने जख्म कि देश की खातिर वो न जाने कितने जख्म सह जाते हैं। ये मेरे बहादुर सैनिक हमारे देश का गर्व ही कहलाते हैं, हमारे देश का गर्व ही कहलाते हैं। दर्शकों उन्हीं की बदौलत ही हम चैन से सो पाते हैं। एब्सोल्युटली। और प्रेम मोहब्बत की बात हो गई, कुछ नफरत के लिए कुछ आपके पास है? नहीं क्यों सर नफरत? नहीं, आपने नहीं करनी है। अगर कुछ लोग करते हैं या वो पैदा होती है कहीं से, तो उसके लिए क्या कहेंगे? कि जब भी ये जज्बात सीने में आता है, तुम्हारा मन और हौसला जब विचल जाता है, तो थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाओ। 5 तक गिनती करो और हर एक चीज को याद कर जाओ कि मानो वो शख्स भी कहीं ना कहीं किसी दुविधा से आ रहा होगा। थोड़ा समझदार तुम तो बन जाओ कि घृणा बहुत ही तुच्छ सा शब्द है। इस मानवता में सिर्फ प्रेम होना चाहिए कि ये दिल है मोहब्बत से भरने के लिए, यहाँ नफरत का ना बीज होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और आप इंस्टेंट इतना सुना रहे हैं, हमारा कोई कट नहीं है कुछ। मैं हैरान हूँ कि आप, मैं तो मिनी गूगल बोलूंगा आपको। और अच्छा, एक प्रश्न और मेरे मन में अभी अभी उठा है कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि यूएसए के बजाय आप किसी और कंट्री में, इंडिया में या और कंट्री, तो आपको और दूसरी कंट्री कौन सी चूज करेंगे? या मुझे
अपना भारत तो इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम्म, मेरे हृदय में इस देश के लिए जो प्रेम है, इसकी माटी से प्यार करता हूँ मैं, इसके लोगों से प्यार करता हूँ मैं। जहाँ भी जाता हूँ, कोई भी स्टेट रहेगी, चाहे वो हिमाचल होगा, दिल्ली रहेगी, चाहे वो लखनऊ है, चाहे वो केरला है, मैं केरला भी गया हूँ। मुझे मेरे लोग बहुत अपने लगते हैं। ये तो मेरा घर है सर। इसके किसी भी कोने में चला जाऊँगा, मुझे पता है ये मेरा घर है। बट अगर इसके अलावा कोई और कंट्री है, मैं इसको देश ये नहीं कहूँगा, और देश मैं इसे घर कहता हूँ, मोहब्बत कहता हूँ, सुकून कहता हूँ। अगर इसके अलावा कोई देश की बात होती है, तो यूरोपियन कंट्रीज में इंग्लैंड मुझे अच्छा लगता है। वहाँ के पुरानी वो चीज़ें, वो इमारतें, वो खूबसूरत लगता है। तो इंग्लैंड वालों ने तो हम पे इतना समय राज किया है। सर, राज तब किया जाता है जब हम राज करने देते हैं। अच्छा, कहाँ हिमाकत होती है कि कोई घर में घुस जाए। दरवाजे ही जरूर कहीं कमजोर रहे होंगे, कहीं खिड़कियों ने कानाफूसी की होगी, तभी तो वो सल्तनतें घरों को तोड़ने आई होंगी। बहुत बढ़िया। तो ये ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा आपको लगता है कि हमारे यहाँ तो संतों, ऋषियों, मुनियों की धरती रही है। गुरु नानक देव जी का नाम सुना है आपने? जी। तो अभी 500 साल पहले वो आए हैं। तो उनकी कोई शिक्षा कुछ आपको कुछ अच्छा लगा हो उनके बारे में? स्पेसिफिक तो शिक्षा के बारे में ऐसा कोई एक पर्टिकुलर, क्योंकि जब बात आती है गुरुओं की तो उनकी वाणी बहुत मैटर करती है। हम्म, ठीक, तो एक एक चीज वहां पे रहती है, तो लाइक वो स्पेसिफिक हो जाएगा। पर जनरली अगर बात की जाए हमारी, अ, एक चीज जो मैंने सीखी है वो है प्रेम करना और बहादुरी से लड़ जाना। जो सही है उसके लिए लड़ जाना, वो चीज मुझे अच्छा लगता है। तो दर्शकों, इन्होंने बहुत प्यारी बात कही एक आम इंसान के लिए कि प्रेम करना और बहादुरी से लड़ जाना, कि आप प्रेम बांटो, जय। अगर जरूरत पड़े तो आप बहादुर भी बने, डरपोक नहीं बनना है। हमें वो तीन बंदर नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब हम तीन बंदर नहीं चाहते, हम चाहते हैं ऐसा समाज जो प्रेम दे और प्रेम ले। जी। और जहाँ सही है, सच है, वहां घबराना नहीं है। 100 लोगों की भीड़ होगी, एक इंसान होगा। वक्त आने पे अगर वो 100 लोग गलत होंगे, तो वो 100 लोग इतना वजनदार नहीं होंगे। अगर एक बंदा वो सही रहेगा, तो सही होना बहुत इम्पोर्टेंट और आज जो देश के राजनीति है है। जी। और जो दुनिया की राजनीति है, इन दोनों में थोड़ा सा मुझे डिफरेंस बताएंगे कि क्या चल रहा है? और आजकल की न्यूज़ तो आप ज्यादा देखते हैं। सर, मुझे लगता है कि समतल एक हिसाब से दोनों ही तरफ चल रहे हैं। हमारे देश में अभी भी वो कहते हैं ना, अपने लोगों के लिए करना है। बाहर की दुनिया में सत्ता की ताकत सिर्फ एक वो चकाचौंध तक रह गई है। हमारे देश में आज भी अगर देखें, मैं मतलब बहुत बड़े लेवल पे नहीं जाऊँगा, बट छोटे-छोटे लेवल्स पे अगर देखो, तो हमारे पॉलिटिशियंस, मतलब पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ये नहीं डिफाइन कर सकते कि उसमें थोड़ी-सी सेल्फिशनेस नहीं आएगी। पर जहाँ सेल्फिशनेस रहती है ना सर, हमारे लोग वहाँ थोड़ा अपनेपन की और अपने लोगों की भी बात करते हैं। बाहर ऐसा रहेगा कि वो 99% अपनी बात करेंगे, 1% समाज का होगा। पर हमारे लोगों का अगर रहता है जहाँ हम इमोशन से जुड़े हैं, हमारे अगर जहाँ इमोशन से कनेक्ट हो गया ना, वहाँ तो फिर दुनिया क्या सोचती है, हमें वहाँ रहना है, अपने लोगों के साथ रहना है, तो हमारी पॉलिटिक्स भी ऐसे ही चलती है। अगर हमारा कनेक्ट हो गया सही, राइट? तो सब सही है, सब चंगा है। अगर कनेक्ट थोड़ा-सा मिसमैच हो गया, तो वायर्स को जब लेके आते हैं ना, तो स्पार्क करती है, वैसा ही वहाँ रहता है। बहुत बढ़िया। तो क्या सरकार से आज कोई प्रश्न करने का अधिकार है अगर कुछ गलत होता है? बिल्कुल सर। हम्म, मैं तो समझता हूँ वो सरकार जिससे उसके लोग सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं, मतलब वो सेफ है। आप जानते हैं, हम यूजुअली जब मान लीजिए बचपन में छोटे रहते थे, अभी तो ज़माना बदल चुका है, बट अक्सर ऐसा होता था घर में जो सबसे बड़े बुजुर्ग रहते थे, उनसे सवाल पूछने कोई नहीं जाता था। हम्म, क्या वो इज़्ज़त थी
या वो डर था। यूजुअली वो डर की वजह से रहता था। बट जब वो बुजुर्ग प्यार से पुचकारते थे, आपसे पूछते थे व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है, क्या चाहिए, तो आप सारी चीजें, दुनिया भर की बातें उन्हें बता देते थे। मैं समझता हूँ घर के वैसे ही बड़े बुजुर्ग जैसा ये सत्ता की ताकत है। हाँ। अगर वो हमें सेफ फील कराएंगे, हम उनसे ज्यादा सवाल पूछ लेंगे। हम्म। तो सवाल पूछने का इंटेंट रहता है अगर हम सेफ महसूस करते हैं तो। और आजकल लोग सवाल पूछ रहे हैं, इट मीन्स दे आर फीलिंग सेफ टू आस्क क्वेश्चंस। हाँ, बहुत से चैनल हैं हम्म, ऐसे, बहुत से आज हम्म, हम देखते हैं कि वो सवाल पे सवाल करते हैं। yes, और बेशक उनका चैनल वो बाद में चल पाता है, नहीं चल पाता, वो अलग बात है। पर लोग सवाल करते हैं, जी, और सरकार भी अच्छा काम जहाँ करना है वो करती है। बिल्कुल। और कहीं अगर ऐसा भी हो जाता है कि अगर उन जनता की बात अगर नहीं पहुंच पाती, तो विचार विमर्श के लिए विपक्ष को क्या आप समझते हैं इस समय, जो विपक्ष की? सर विपक्ष थोड़ा और एक्टिव हो सकता है। अच्छा। उनको आई यूजुअली लाइक कि वो ठीक है, दे लाइक विपक्ष का सर ये होना चाहिए कि घर में जैसे जब सारे लोग आपस में मिलके सहमति नहीं बन पाती है कई चीजों पे, बट जो परिवार के लिए बेहतर है, जो देश के लिए बेहतर है, जो हमारे हर एक चीज के लिए बेहतर है। अब एक बच्चे को स्कूल में डालने की बात का फैसला तो माता और पिता ही करते हैं, बट अगर विचार विमर्श सब करते हैं और थोड़ा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जहाँ सही है ना सर, उसके लिए फिर दोनों पार्टीज को मिलके लड़ जाना चाहिए। और जो गलत है उसके लिए उनको सवाल उठाना चाहिए। जनता सवाल करे उससे पहले अगर विपक्ष वो सवाल पूछ लेता है, मैं कहता हूँ वो विपक्ष जनता से ज्यादा कनेक्टेड है। बहुत बढ़िया, बढ़िया। तो आप कोई ऐसी कोई घटना बता सकते हैं जो अभी तक आपको अच्छी और बुरी दो बता सकते हैं आप, जो अभी तक आप भूले नहीं? हम्म, अच्छी घटना तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं सर जिंदगी में अच्छा। कि कोई एक जो सबसे आपको अच्छी लगी अभी? मेरी जिंदगी का पहला ट्रिप था केरला के लिए। हम्म। और यूजुअली पता नहीं क्यों मैं ज्यादा समझदारी वाली बातें करता हूँ, इसलिए मेरी हम उम्र लोगों के साथ बातचीत थोड़ी वो नहीं हो पाती थी। अच्छा। तो मैं केरला में अपने फर्स्ट ट्रिप पे गया और दिसंबर यूजुअली मेरा बर्थ मंथ रहता है। तो वहां पे मैं अकेला बैठा हुआ था एंड वहाँ एक बुजुर्ग थे। So he was just sitting over there quietly talking to his like people over the call। और थोड़ी देर बाद मैं बैठा हुआ था, उन्होंने मुझसे बात करना शुरू किया। और बात करते करते सर उन्होंने मुझे ना एक चीज जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट सीख उन्होंने मुझे दी। और वो सीख थी कि where there is love there is God and be it like that form of love is self love। अगर आप खुद से भी प्रेम करते हैं निश्चलता से करिए, क्योंकि उसमें आपका भगवान आपके साथ है। तो वो पल सर मेरी जिंदगी में बहुत ही खूबसूरत था। उस वक्त से इस वक्त तक आज मैं बहुत प्रेम करता हूँ और खुद से सबसे पहले प्रेम करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है प्रेम करना ही भगवान की भक्ति है। वो अच्छी बात थी। और रही सर बुरी बात की, तो छोटा रहा था, इसमें किसी का लेना देना नहीं है, मेरी खुद की गलती है। मधुमक्खियां एक्चुअली बेहोश से हुई पड़ी थी। ठीक, तो मुझे लगा ये बेचारी मतलब कहीं इनको चोट ना लग जाए, कुछ कहीं ये इनको लगा ना हो। मैं प्यार से पुचकारने लगा और पुचकारा जैसे ही उनको एक मधुमक्खी ने मुझे डंक मार दिया हाथ पे। उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि बहुत एक्स्ट्रा प्यार भी डेंजरस होता है। तो बाउंड्रीज देखें और सामने वाला कैसा है वो भी देखें, उस हिसाब से प्यार करना चाहिए। मतलब सामने वाले का स्वभाव कैसा है? बिल्कुल। ठीक है। तो स्वभाव की बात आ गई, तो मतलब आपका तो नेचर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप प्रेम में ही रहे हैं और प्रेम की देवी का नाम आपने लिया, तो मुझे ये बताइए कि हम प्रेम से क्यों दूर होते जा रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? सर सबसे बड़ा प्रेम का अर्थ होता है कि निस्वार्थ। जब हम प्रेम में स्वार्थ ढूंढने लग जाते हैं, वो प्रेम प्रेम नहीं रहता है, फिर हम उससे दूर हो जाते हैं। वो जब स्वार्थ ढूंढने लगे कि मैंने इसके लिए हम ना एक कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, यार मैं इतनी दफा इसके लिए ये काम करके आया, इसने मेरे लिए एक भी दफा नहीं किया। तो हम जहाँ म्यूचुअल एक्सचेंज ढूंढते हैं और सर जहाँ व्यापार होगा वहां चीजें बदलेंगी।
अब व्यापार में हर चीज बदलती है। शुरुआत में देखिए आप लोग बार्टर सिस्टम रहता था, एक चीज मैं आपको देता था, एक चीज आप मुझे देते थे, बदले में हमारा एक्सचेंज चलता था। तो वहां पे बेईमानी शुरू हुई क्योंकि बराबरी नहीं थी। तो हम उसके बाद सोना चांदी से वो चीजें करने लगे, वहां पे खामियां ढूंढनी हमने शुरू कर दी, वहां हम लोगों ने व्यापार में चीजें बहुत बदली। अब वो चीज नोट पे आ गई, अब नोट में भी करेंसीज अलग अलग है और वहां कितनी डाइवर्सिटी है। वो जहाँ व्यापार आ गया, जहाँ स्वार्थ आ गया, वहां चीजें बदलेंगी। मतलब दर्शकों, इनके कहने का मतलब, मुझे जो मेरी सोच कह रही है कि व्यापार मीन्स पैसा। एक तरफ पैसा हो गया, एक तरफ प्रेम हो गया। कुछ ऐसा ही है या? सर व्यापार में सिर्फ पैसा ही नहीं, हम्म। उसमें स्वार्थ भी आता है। स्वार्थ, अब व्यापार कई तरह का हो सकता है। म्यूचुअल एक्सचेंज जिसको कहते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, जहाँ जज्बात मैच नहीं कर रहे, एनर्जी मैच नहीं कर रही है, ठीक है। हम बहुत सारे ना दिमाग को जब एक्स्ट्रा यूज करने लग जाते हैं, बहुत सारी चीजों को बाइफरकेट करने लग जाते हैं, वहां डाइवर्सिटी आ जाती है, वहां हम प्यार से भटक जाते हैं। तो व्यापार सिर्फ यही नहीं है कि मॉनेटरी चीजें। कृष्ण और सुदामा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वहां प्रेम था, पर वहां मॉनेटरी आप देखो तो कहाँ कृष्ण जी थे, कहाँ सुदामा जी थे, ठीक है, बहुत बड़ा इम्बैलेंस था, पर फिर भी वहां प्रेम था। प्रभु को कितना खुशी हुई थी अपने मित्र को देख के, कैसे उन्होंने उनके चरण धुलाए थे, वो चीजें हैं सर। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मॉनेटरी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। ईगो है इसमें, ईगो का फैक्टर है इसमें, फिर मैं, स्वार्थ वो है उसमें। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती है ना, तो प्रेम प्रेम नहीं रह जाता है। अच्छा, तो आजकल दर्शकों, जो आजकल में केसेस देखते हैं कि तलाक के, पति पत्नी में ज्यादातर ये किस्से सुनने को मिल रहे हैं, या हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? सर वहाँ सोच, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि दो लोग आपस में एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत कि वो एक दूसरे को जंजीरों में बांध लेना चाहते हैं, इतनी मोहब्बत कि वो नहीं चाहते कि वो समाज के किसी और हिस्से का हो, इतनी मोहब्बत कि वो बस मेरा रह जाए। जब मोहब्बत एक चेन सी लगने लगती है, लोगों को लगता है कि आजादी हमारी जा रही है, और वो आजादी जब जाने का एहसास होता है ना, एक परिंदे को आप आसमान से उड़ा के एक पिंजरे में डाल दो, तो जब वो एहसास होने लग जाए कि तुम पिंजरे में हो, तुम हर कोशिश करोगे वो पिंजरा तोड़ने की। और रिश्तों में जहाँ प्रेम होगा, विश्वास होगा, जहाँ एक दूसरे को बांधा नहीं जाएगा, किसी चेन से नहीं बांधा जाएगा, किसी जिम्मेदारी से नहीं बांधा जाएगा। प्रेम वो चीज है कि आप उसे आसमान में छोड़ दो, वो वापस आपके पास ही रहेगा, उसे कहना है कि नहीं जाना है। तो वो चीज हम, जहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है, जहाँ हम मोहब्बत को कंफ्यूज कर देते हैं कि हमें इसको बांध के रखना है, ये मिल गया, उसके लिए एफर्ट्स नहीं करते हैं। किसी को हासिल कर लिया, उस चीज की वैल्यू नहीं रहती है। छोटे बच्चों का जैसे अक्सर रहता है, हम इंसानों की वो फितरत बड़े होने के बाद भी नहीं बदलती है। हमें हर चीज, कोई चीज मिल जाती है, हम उसकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। तो अप्रिशिएट मोर, जितना ज़्यादा आप एप्रिशिएट करोगे, जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे, भरोसा करोगे और अच्छी चीज़ें करोगे अपनी बेहतरी में, अपने पार्टनर की बेहतरी में, शायद रिश्ते रिश्ते ज़्यादा चलें। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कि अ, रिश्ते एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, और उसमें स्वार्थ, अहम, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये फीलिंग आ जाए कि मैं अब बंध गया हूं, तो वो पक्षी फड़फड़ाएगा, तो हम तो इंसान हैं जो उससे ज्यादा कई सोच रखते हैं। और आज, अच्छा, मुझे एक बात और इस ध्यान आ रही है, जो आज फलदार वृक्ष हैं वो कटते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछले पॉडकास्ट में किसी से प्रश्न किया था, तो उनका आंसर कुछ और था, आपका कुछ और भी हो सकता है, तो उसका कारण बताइए मुझे। सर इसका, अगर फलदार पौधों की बात करी जाए काटे जा रहे हैं, इसका कारण यह है कि लोगों की आत्मीयता खत्म हो गई है उस पेड़ के साथ। मेरे बचपन में एक पेड़ जरूर रहा है, ठीक, अच्छा। एक पेड़ रहा है बचपन में। पहले वो बरगद का पेड़ जिसका मैं झूला झूलता था,
ठीक। फिर उसके बाद एक वो आम का पेड़ जिसके आम मेरे को बहुत अज़ीज़ लगते थे, वो शहतूत का पेड़ जिसकी वो बेरीज़ खाने के लिए मैं भरी धूप में निकल जाता था। हर किसी की ज़िंदगी में अगर वो ख़ास पेड़ होता है ना, एक-एक ख़ास पेड़, तो वो ज़िंदगी बदलेगा। हम आत्मीयता ख़त्म कर चुके हैं उन पेड़ों के साथ। हम अपनी कहानी अगर पेड़ों के साथ एसोसिएट करना शुरू कर दें, रादर देन इसको निर्जीव वस्तु मान के इसको दूर कर देना चाहें अपनी ज़िंदगी से, तो मुझे लगता है आत्मीयता बहुत ज़रूरी है। अगर आत्मीयता खत्म हो रही है, तो शायद यही कारण है कि हम पेड़ों को भी काटते जा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है दिस इज़ नो लॉन्गर सर्विंग अस अ पर्पस। कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, बट वो भूल गए कि जो हवा हम ले रहे हैं, वो अदृश्य हवा जो हमारी ज़िंदगी चला रही है, वो इसी पेड़ से तो आ रही है। बहुत बढ़िया। मुझे भी दर्शकों याद है कि मेरे अपने स्कूल चंडीगढ़ में ही 4-4 शहतूत के पेड़ थे। हम बच्चे कोई हमने खरीदने की जरूरत नहीं, हम वैसे ही तोड़ के खाते थे। ऐसे बहुत से लोगों से भी बात हुई तो वो शहतूत शायद इसीलिए भी कट गया होगा क्योंकि वो कभी मार्केट में मैंने बिकता नहीं देखा है उसको। मेरी जो आज एज है, जब से भी शहतूत से देखा तो मार्केट में मैंने बिकता हुआ नहीं देखा कहीं भी। हुँ। तो क्या ये भी कारण हो सकता है कि जो चीज़ कहीं बिक ही नहीं रही, फ्री में मिल रही है और उसकी मार्केट वैल्यू शायद नहीं है लोगों ने? मलबरी सिल्क वॉर्म की बात करें सर, तो वो शहतूत के पत्तों पे फ़ीड करता है। उससे ज़्यादा मॉनेटरी वैल्यू आती है। शहतूत का भी अपना फ़ायदा है, पर हम लोगों ने वहाँ भी अपना स्वार्थ ढूँढ लिया है। हम लोगों ने वहाँ भी प्रीमियम बेनिफिट्स ढूँढ लिए हैं। तो शहतूत जहाँ पे प्रीमियम हो गया, वहाँ हमने काट के वो सिल्क वर्म्स के लिए रेडी कर रखा है, इंसानों का तो भूल ही गए। ये अच्छा। तो बहुत हाँ, बढ़िया रहा आपके साथ बातचीत करके और दर्शकों आप कमेंट्स ज़रूर करिए और कुछ भी आपको इसमें सही या गलत लगता है, आप लिख सकते हैं, ताकि हम आने वाले पॉडकास्ट में वो प्रश्न नए मेहमान से पूछें या इनसे भी कुछ पूछना चाहेंगे क्योंकि इनके पास ज्ञान का भंडार है और ज्ञान हाँ, ज्ञान की बात आ गई तो ज्ञान जो है वो पैसे लेके देना चाहिए या बाँटना चाहिए? बस यही प्रश्न है। सर सीखने वाला कहीं से भी सीख लेता है। अच्छा। रही बात अगर एजुकेशन फ्री हो जाती है, रिसोर्सेज़ फ्री हो जाते हैं, तो आप देखिए कितने सारे लोग स्किल्स सीखते हैं। अब कोविड के ही टाइम की बात है, मैं खाना नहीं बनाता था। यूट्यूब पे ना जाने कितनी वीडियोज़ देखी, शेफ़ रणवीर को भी मैंने इस पे कमेंट किया था, अच्छा। स्पेशली क्योंकि मुझे शर्म आती थी कि यार लड़कियाँ खाना बनाती हैं, लड़के खाना नहीं बनाते। मैं किचन में जाऊँगी तो शायद बेइज़्ज़ती हो जाएगी मेरी। कोविड के टाइम आया वो चटोरे जीभ को वो स्वाद नहीं मिले। तो कभी-कभी छोटे-छोटे वीडियोज़ देख के आज मैं खाना अच्छा बना लेता। तो वो फ्री का नॉलेज मेरे तो काम आया और मेरे पेट के भी काम आया। सो अगर वैसा ही नॉलेज जिस सीकर को अगर कोई चाहता है कि मुझे ये नॉलेज मिल जाए, तो मिल जाए सर तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएँगी। स्किल्स की समस्या खत्म हो जाएगी। एक्चुअल में किताब पढ़ने में आप उतना नहीं समझते हो जितना आपको फ्री में अगर आप कहीं किसी को देखते हो, किसी को समझते हो, अगर फ्री एजुकेशन का ये बेनिफिट होगा आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा यार मैंने लोन लिया है, मैंने इस चीज़ के लिए पैसे लिए हैं और पता है आप बहुत जल्दी करियर स्विच कर सकते हैं। आप बहुत जल्दी अपने आप को समझ पाओगे कि ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा सूट करती है। मेरे लिए ये चीज़ बनी है। कई बार क्या रहता है मनी के कंस्ट्रेंट्स की वज़ह से लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लोर कर पाते हैं। उनको 10 में से 1 ऑप्शन चुनना पड़ता है। अगर वो सारे के सारे 10 ऑप्शन उनके सामने बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के रहेंगे ना, तो लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ रहेंगी और हमारे पास ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स और बेहतर मतलब एक स्ट्रीमलाइन बनेगी समाज में और ज़्यादा खुश इंसान मिलेंगे। दर्शकों जैसे मैं पॉडकास्ट अभी बंद करने जा रहा था तो इनके साथ एक प्रश्न और हो गया पर इनकी बातों से ही निकल के बात आई अगर मेरा एक प्रश्न अब मन में आ गया है कि अगर कल को आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है क्योंकि नवयुवकों ने ही देश को संभालना है आने वाले समय में तो आप क्या-क्या चीज फ्री करेंगे और कौन सी चीज पे टैक्स लगाएंगे? मेरे लिए सबसे पहले सर एजुकेशन फ्री रहेगी। दूसरा मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन का रहेगा कि वो चीपर हो क्योंकि जितना ज़्यादा इंसान घूमता है,
वो उतनी ही बेहतरी से चीज़ों को समझता है, देखता है। अब एग्रीकल्चर में मुझे कॉटन की फसल के बारे में पढ़ाया गया था, मुझे भाँति-भाँति प्रकार की मिट्टियों के बारे में बताया गया था, पर हिमाचल एक छोटा-सा स्टेट होने की वजह से हर तरह की मिट्टी मैं नहीं देख सकता। फिर मैं घूमा, फिर मैं फील्ड्स में गया, केरला गया, आई हैव बीन टू लाइक अभी पुणे में आके वो चीज़ें देख रहा हूँ, कभी अगर विलेजेस में चला जाता हूँ, पंजाब के खेत देखे हैं मैंने। तो हर जो चीज़ मैंने किताबों में पढ़ी है, वो चीज़ें जब मैंने खुद देखी हैं घूम के, तो मुझे ज़्यादा समझ आया। तो मेरा मानना है एक घूमना और एक ये मतलब स्टूडेंट्स के लिए ट्रिप्स जो हैं अ, होने चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए फ्री मोबिलिटी रहनी चाहिए और एजुकेशन। और रही टैक्सेस की बात, तो सर फल सब्जियों पे भी टैक्सेस लगने चाहिए, क्योंकि बहुत कम मार्जिन मिलता है हमारे किसानों को। जो एक पत्ता गोभी हमारे पास 40-50 रुपए में आती है, वो उनके पास से 2 रुपए 3 रुपए के हिसाब से किलो निकलती है। और मैं ये मानूंगा कि किसानों के लिए प्रोसेसिंग फैसिलिटी शायद मैं और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज अगर देखा जाए, साथ ही साथ मैं एक बल्क पे चाहूंगा कि एक छोटा एरिया जहाँ पे किसान है, तो मशीनरी का एक वेयर हाउस रहे। वो मशीनरी हर एक इंसान के लिए, हर एक किसान के लिए अवेलेबल हो, और वो उन्हीं की रहे। पानी की फैसिलिटीज उनकी वहीं पे रहे, तो हमारे शायद खेती भी बेहतर हो जाएगी। और मॉनिटरिंग अगर प्रॉपर रहेगी एक बल्क लेवल पे, जैसे हमारी सोसाइटीज रहती है ना, सोसाइटी के पास एक क्लब हाउस रहता है, मैं चाहता हूँ वैसे ही किसान के पास एक वेयर हाउस रहे। उस वेयर हाउस में उसकी सारी की सारी नीड्स हो, उसमें मशीनरी हो, उसमें इरिगेशन की फैसिलिटीज का प्रॉपर ध्यान रखा जाए, हार्वेस्टिंग का। इससे हमारे किसानों की ड्रेजरी खत्म होगी, इससे उनका टाइम बचेगा, एंड दे विल बी एबल टू गेट मोर मार्जिन्स। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मैं करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। पर मार्जिन का आपने कहा कि 3 रुपए की पत्ता गोभी 40 रुपए में बिक रही है, और आप फिर उस पे टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। तो टैक्स 3 रुपए के ऊपर लगेगा या 40 रुपए के ऊपर लगेगा? सर मैं चाहूंगा कि जो अपने ट्रांसपोर्टेशन है, देखो शुरुआत में हम लोग 3 रुपए की गोभी अगर लेते हैं, राइट, उसको वहीं पर प्रोसेस करा जाता है, वहीं पे उसकी फ्रेश प्रोड्यूस बना दी जाती है, जैसे कि पत्ता गोभी की किमची भी बनती है, राइट। हमारी वो सारी सारी अगर हम टेक्निक्स वहाँ यूज करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को प्रीमियम बना के, एक्स्ट्रा चार्ज करके, लोगों को वो बेनिफिट जितना भी वो मार्जिन आता है, वो सारा मार्जिन किसान को देते हैं, तो उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो मेरा टारगेट ये है कि वो इंसान जो बना रहा है उन सारी चीज़ों को, वो सारा उसकी जेब में जाए। मतलब आप बीच के लोगों को काम नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं कि किसान को सीधा बेनिफिट मिल जाए। बेनिफिट मिल जाए। वो 3 रुपए की चीज अगर 3 रुपए और लगा के प्रोसेस हुँ, करके हुँ, 6 रुपए की हो जाती है, जी, तो वो कस्टमर को भी अगर 20 रुपए की भी दी जाए, हुँ, तो दोनों मैं तरफ। चाहे गलत नहीं हूं तो शायद आपका जी, यही है। सर मेरा मानना है, देखो हमारे देश में ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, हिडन हंगर, ठीक है? वो भी चीज़ें हम लोग कई चीज़ों को एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट में हद से ज़्यादा है, बट पूरे इंडिया में प्रोटीन की बहुत ही डेफिशिएंसी चल रही है। तो अगर हम लोग एक तरह से ऐसी एस्पेक्ट रखें कि हमारे किसान को भी बेनिफिट हो, और हमारे जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी बेनिफिट हो, क्योंकि अगर पॉकेट फ्रेंडली रहेगा तो लोग अच्छा खाएँगे। हम्म। पॉकेट फ्रेंडली रहेगा, तो जो स्नैक्स 10 रुपए में 20 रुपए में मिल जाते हैं, अगर उसी में हम उनको हेल्दी अल्टरनेटिव्स दे सकते हैं, तो क्यों नहीं समाज का भला हो। हाँ, वो दस हुँ, रुपए की बात शायद आप भूल रहे हैं। आप हुँ, वो पैकेट भी, चिप्स का पैकेट भी शायद 20 से ऊपर ही चला गया है, जी, जो कि हमें सामने कंपनियों, अलग अलग कंपनियां आ रही हैं, और कंपनी का नाम भी, कुछ ऐसी हुँ, कंपनियों का नाम भी नहीं हमें पता होता। हर उसकी कोई गारंटी भी नहीं बिल होती कि सही, भी कैसा है कैसा नहीं है। तो आप एक हेल्दी फूड की राय दे रहे हैं, जी, और उसका एक सिस्टम चेंज करने के लिए, क्या जो वो आप एक किसान के लिए बात कर रहे हैं, अगर मान लो हम उसी को एक एग्जांपल के तौर पे एक पंचायत को या एक गांव को हुँ, ही एक इकट्ठी बड़ी मशीनरी जी, देके जी। उसी को ही कर दें, वही तो वही कैसा मैं रहेगा? क्लब हाउस की बात कर रहा था। जैसे हमारे अच्छा। यहाँ क्लब हाउसेस रहते हैं, अच्छा। राइट? एक सोसाइटी का क्लब हाउस रहता है, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ देखी जाती हैं। वैसे ही किसान का वेयर हाउस क्यों नहीं हो सकता? वैसे ही किसान का कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं हो सकता? 10-15 किलोमीटर के एरिया में हम लोग अगर इन्वेस्ट करें इन फैसिलिटीज़ में, क्यों लोग किसानी छोड़ रहे हैं? आपको पता है किसानी में अगर देखा जाए, तो एक गुच्छी का मशरूम रहता है, 20,000 से 40,000 रुपए किलो के हिसाब से जाता है वो। 20,000 रुपए जी, किलो? जी, जी।
तो ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को नहीं पता है, पर हमारे एग्रीकल्चर से ही हम बहुत प्रीमियम बेनिफिट्स ला सकते हैं। पर एग्रीकल्चर मांगता है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के लिए मशीनरी लाएंगे, टूल्स लाएंगे। अगर वो सारा कुछ इंसान को मिल जाता है, हमारे लोग मेहनत क्यों नहीं करेंगे? अभी दर्शकों, मुझे तो सिर्फ इतना नॉलेज था कि ये केसर जो जम्मू में होता है वही बहुत महंगा बिकता है, और कुछ लोगों ने शायद उसमें अपने एक रूम में भी, मैंने न्यूज़ पढ़ी जी। थी कि उगाया है, और वो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स वो भी काम कर रहे हैं। पर हम्म। इन्होंने एक गुच्छी, गुच्छी गुच्छी मशरूम। ये गुच्छी कहाँ होती है? सर हिमाचल में भी मिलता है। जो लोअर अपने बेल्ट्स रहते हैं, कोल्डर एरियाज, वहां पे मिलता है, बट स्पेशली हिमाचल में और उत्तराखंड में ये। उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड सरकार इसके लिए कुछ, आप क्या समझते हैं, क्या मदद कर सकती है और सजेशन दे सकते हैं? लोगों को सबसे पहले अपना, ये मशरूम्स रहते हैं एक फंगस, ठीक है। फंगस का इनोकुलम कैसे हम लोगों को बनाना है, कैसे इसको प्रॉपर टेम्परेचर देना है कि टॉक्सिसिटी ना आ जाए। तो अगर लोगों को ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, एक छोटे स्केल पे अगर लोग शुरू कर देते हैं वो चीजें, तो आई थिंक दैट विल बी बेनिफिशियल। हर एक इंसान को वो मतलब जो इंटरेस्टेड हैं उसमें, उनको फैसिलिटीज यू नो सिखा दिया जाए कि इतना टेम्परेचर रखना है, इतने न्यूट्रिएंट्स डालने हैं, इतना पानी चाहिए, ऐसा एम्बियंस चाहिए। वो प्रॉपर ट्रेन करके उसके बाद वो ग्रो करना उनको सिखाया जाए, बैचेस में चीजें दी जाए। उसके बाद कुछ प्रोड्यूस वो चाहे अपने लोगों में, मतलब उनके पास ऐसा रहे कि 40% प्रोड्यूस तो वो क्या करना चाहते हैं, 60% गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे उसको मार्केट में सेल आउट करने में। ठीक, रेस्टोरेंट्स तक का हमारे पास वो रहता है, दे डू सेल दोस थिंग्स एट वेरी हाई प्राइजेस। तो अगर हमारी गवर्नमेंट उसमें हेल्प कर देती है, 60-40 का रेशियो, 40% किसान खुद मैनेज करेगा, उसको हिट भी कम होगा। 40% उसके पास रहेगा। मान लो उसको पता है कि मेरा 60% तो मुझे इनकम आएगी ही आएगी, मेरी सरकार मुझे बचाएगी, पर 40% का मैं जो चाहूँ मैं फ्रीडम, या फिर वो रेशो कोई भी अपने आप डिसाइड करते हैं। तो आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहेगा उसमें। कुछ पंजाब में सुनने को आया था कि किसान आत्महत्या बहुत करते हैं, और वो जैसे आजकल वो लोन दिया जाता है किसान को, और वो लेने वक्त तो आसान भी लगता है, शायद करोड़ों रुपए का लोन दिया जाता है, और वसूलने की बारी भी आती है, सब्सिडीज भी दी जाती हैं, छोड़ा भी जाता है। हम्म। तो इस परेशानी से निकलने का कोई ऐसा कोई उपाय हो? सर अगर लोन दिया जाता है तो उनको अधर में ना छोड़ा जाए। हम्म, ठीक, अगर आप किसी को पैसे देते हैं, आई नो उनका राइट बनता है उस पैसे को कहाँ वो खर्चना चाहते हैं, बट अगर सरकार को पता चले ये हॉटस्पॉट है, हमारे ये लोग हैं जिन्होंने लोन लिया है, जैसे ही लोन लेते हैं पहली 10% की अगर मान लो किस्त जाती है, तो उनके साथ वो किस चीज को काम कर रहे हैं ताकि वो फेलियर ना बने, उनको उन चीजों में सपोर्ट किया जाए। मान लो कोई किसी मशीनरी को ले रहा है, ठीक है, उनको पूरा प्रॉपर एक एक चीज का नॉलेज हो, कहाँ पैसा डाइवर्स करना है, फाइनेंशियल एडवाइजिंग की जाए, और फिर टारगेट किया जाए कि हम इतना पैसा देंगे, डिस्पर्स करेंगे और इतना मार्जिन निकालेंगे। अगर वो प्रॉपर टारगेटेड टाइमलाइंस हमारी रहती है कि हमारा पैसा अर्निंग भी लाएगा, ठीक है, एक एक स्टेज पे अगर हम लोगों को गाइडेंस मिलती है, जैसे हम लोगों का रहता था बचपन में, हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मम्मी किया करती थी, कभी पापा बता देते थे कि इतना पैसा आपका यहाँ जाएगा, इतना पैसा यहाँ जाएगा, आपको इवेंचुअली ये सारे काम करने हैं। तो अगर सर शुरुआत में मॉनिटरिंग शुरू हो जाए, राइट, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जा रहा है या सक्सेस की तरफ जा रहा है। और जब फेलियर की तरफ आ रहा है तो आप उनको हेल्प करो, नॉट ये कि भाई लोन चढ़ गया एकदम लाखों करोड़ों का और उसके बाद आप हाथ खड़े कर रहे हैं कि भाई अब कुछ नहीं कर सकते। आप उनको फेलियर बनने क्यों दे रहे हो? उनको उसी स्टेज पे संभाल लो ना, जब चीजें खत्म होने लगी है। जब सब कुछ खत्म हो गया, बैंकरप्ट हो गया, हाथ खड़े हो गए, सर क्या फायदा है? आपकी नॉलेज को देखते हुए एक प्रश्न फिर उठ रहा है, एआई जो आने वाला समय है उसके बारे में क्या सोचते हैं? एआई का फायदा होगा या नुकसान होगा? अ, सर मेरे हिसाब से कोई भी टेक्नोलॉजी बनी है, इंसान पहले नंगे पैर चलता था, हम्म, बाद में चप्पल पहनना शुरू किया, बाद में जूते आए, तो हमारी ज़रूरतें बदली। पहले हम नंगे पैर ज़मीन पे चलते थे, फिर पत्थर आए, फिर वो कंक्रीट के रास्ते, फिर चीज़ों पे। तो हमारी ज़रूरतें जैसे-जैसे बदली, आज इस फास्ट पेसिंग वर्ल्ड में कुछ ऐसे काम हैं जो मोनोटोनस है, कुछ ऐसे काम हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। अगर इंसान अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल बेहतरी में कर सकता है और वो काम जो किए जा सकते हैं मशीनों के द्वारा,
या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किए जा सकते हैं। मेरा मानना है इट्स गुड फॉर अस। हम कम टाइम में ज्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं, बेहतर चीजें अचीव कर सकते हैं, रादर देन एक इंसान एक पेपर ले रहा है, स्टैंप लगा रहा है, पेपर ले रहा है, स्टैंप लगा रहा है। अगर वही काम 10 स्टैंप 20 स्टैंप कर रहा है वो 1 घंटे में, और वही मशीन अगर मान लो 100 स्टैंप लगा रहे हैं और वो इंसान कुछ और क्रिएटिव काम कर रहा है उस दौरान, दैट्स बेस्ट। पर वो उस एक इंसान की जॉब तो जाएगी ना। सर वो इसलिए जाएगी क्योंकि हम अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, हम्म। राइट। नहीं जानता आप उस वक्त में थे मेरे, जब मतलब स्कूल शुरू हुआ था, तो मुझे याद है कि मेरे जो सीनियर्स रहते थे वो एक लकड़ी का फट्टा रहता था, तख्ती रहती थी, उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी लगाते थे और सरकंडे की कलम रहती थी और उसमें इंक लेके जाते थे। अब वो एक तख्ती पे पूरे दिन में A to Z लिखते थे, राइट। आजकल के बच्चे A to Z लिखने के बाद उनके कम से कम 9 तरह के सब्जेक्ट है, राइट। तो उस एक इंसान ने इतने सारे काम कर दिए, इतने सारे वेंचर्स हमारे पास आ गए, तो हमने अपना नॉलेज भी तो बढ़ाया है। हमने वो, जो बच्चा 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ के घर आ जाता था, आज वो 10 सब्जेक्ट पढ़ के आता है। और आज बच्चे कितना वास्ट नॉलेज लेके रखते हैं चीजों का। आई थिंक अगर हम खुद को मोल्ड करते हैं तो उस इंसान को डरना ही नहीं चाहिए। उस इंसान को तो ये चाहिए कि मैं इस मशीनरी को कैसे फिगर करूं कि ये 1000 टिकट्स कैसे एक टाइम पे स्टैम्प कर दे। अगर वो उस हिसाब से अपना दिमाग लगाएंगे, उनका तो। और एजुकेशन के लिए पीछे भी एक पॉडकास्ट में बात हुई, किसी ने उस पे सवाल किए थे, तो उसके बारे में आपका क्या मानना है कि कोई परिवर्तन चाहिए या जो चलता आ रहा है वैसा ही चले, या सब्जेक्ट्स जैसे आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो उसमें कुछ खामियां हैं या नहीं है, या कैसे? बिल्कुल सर, खामियां हैं। हमें जब भी किसी जॉब पे जाते हैं तो इंटर्नशिप से शुरुआत करनी पड़ती है। और इंटर्नशिप में क्या होता है कि आपको इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स सिखाए जाते हैं, टेक्निक सिखाई जाती हैं। तो मेरा मानना है जो रेदर देन मतलब वहीं मैं फिर थोड़ा हिस्ट्री में वापस जाऊंगा। एग्रीकल्चर डिग्री के दौरान हमारा एक रूरल वर्क एक्सपीरियंस रहता है, रावे करके प्रोग्राम है, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस। तो 3.5 साल डिग्री के थे और लास्ट में 4th ईयर था, उसके अंदर वो 6 महीने का डिग्री का प्रोग्राम था। 3.5 साल जो एग्रीकल्चर पढ़ा, उससे कहीं गुना ज्यादा मैंने वो 6 महीने के वर्क एक्सपीरियंस पे सीख लिया, राइट। प्रैक्टिकलिटी थी। अगर हमारे बच्चों को इंडस्ट्री में बहुत जल्दी हम लोग स्किल्स सिखा देंगे, वो ज्यादा मैटर करेगा एज कम्पेयर टू हमारी किताबों को। और ऐसा नहीं कि मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए चीजें। जस्ट आप एक कोडिंग करने लगते हो ना, आप किताब पे पढ़ते हो, 10 चीजें आपको दिखती हैं, पर वही 10 चीजें आप कंप्यूटर पे करते हो और उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं, ऐसा सुकून अलग होता है। कोई कोड रन हो जाता है, कोई फंक्शन काम करने लग जाता है, तो कोई स्किल जो आपने सीखा है वो काम आ जाता है। आजकल इतने सारी किताबें पढ़ी हैं, पर उनमें से अगर स्कूल की बात की जाए तो 40% उन किताबों ने मदद की है, 60% प्रैक्टिकल नॉलेज ने, जो मैंने समाज से सीखा, चीजों से सीखा, इंडस्ट्री में आके सीखा। दर्शकों देखो, ये जो बात कर रहे हैं इनके पास ज्ञान कहाँ से है मैं नहीं जानता। मेरा फिर प्रश्न उठ गया कि स्किल, अगर आप प्रधानमंत्री होते तो कौन सी क्लास से आप स्किल में लेके आते बच्चों को? सर एक 5 साल के बच्चे में इतनी समझ होती है, टीवी का रिमोट बदल के उसको पढ़ना नहीं आता है, बट वो बटन दबा के जानता है कि कहाँ लेके आना है, राइट। तो मेरा मानना है 5 साल तक तो बेसिक बच्चों को ये पता होना चाहिए अपनी शर्ट के बटन वगैरह कैसे बंद करने हैं, ये चीजें। 5 साल के बाद जब 7 साल का बच्चा हो जाता है तो उसकी ये समझदारी होनी चाहिए कि वो और लोगों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। उसके आस पड़ोस में लोग हैं, ह्यूमैनिटी की चीजें हम लोग उनको समझा सकते हैं। 7 साल से लेकर 8-9 साल तक उसको थोड़ा बेसिक चीजों को पता चले कि हाँ जी, आपके समाज में थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है तो कहाँ जाते हैं, ये सारी लाइफ की स्किल्स उनको सिखाई जाए। उसके बाद मेरा मानना है 8-9 साल की उम्र से बच्चे को प्रॉपर एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो बच्चा रिमोट खेलना जानता है, जो GTA के एक एक कैरेक्टर्स के नाम बता सकता है आपको, तो उस बच्चे के ब्रेन में वो स्किल डेवलप हो चुका है कि वो इन चीजों में आ सकता है। तो प्रेशराइज नहीं करना, उसकी खुशी और उसकी समझ के हिसाब से उसको आगे प्रोत्साहित करना। दैट्स व्हाट आई फील लाइक। तो एक आजकल एक और चीज चली थी, क्योंकि हमारे समय में वो नहीं था कि अ, हर एक बच्चे को पास करना है।
पूरी क्लास को पास करना है कुछ स्टेट्स में। अब मैं नहीं जानता कि देश में कहाँ तक है ये बात या नहीं है, क्योंकि मेरी इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसके बारे में आपका क्या? सर अगर रटा-रटाया सिस्टम होगा, कुछ बच्चे अच्छा करेंगे, कुछ नहीं रट पाएँगे, हुँ, ठीक? तो उनको एक तरह की सिम्पैथी देने के लिए हम लोग सबको बोलते हैं कि पास करा जाए। पहले तो आपका करिकुलम ही ऐसा है, आप मछली को भी पेड़ चढ़ने को बोल रहे हो, बकरी को भी पेड़ चढ़ने को बोल रहे हो और बाज तो पेड़ पे बैठा ही हुआ है। हर बच्चे को आइडेंटिफ़ाई करोगे, उसके स्किल्स को आप मैं जानता हूँ चीज़ें बदलती हैं, चॉइसेस बदलती हैं, पर हर बच्चे का लर्निंग का एक्सपीरियंस देख के आप उसको समझोगे कि इसको कैसे समझ आएगा। देयर इज़ नो डल स्टूडेंट। कोई भी बच्चा बेवकूफ़ और नासमझ नहीं होता है। ये हमारे तरीके हैं, हम एज़ अ समाज फ़ेल हो जाते हैं उस बच्चे को समझने में। अगर हम हर बच्चे को समझ के उसके डायरेक्शंस को समझ के, उसके तौर-तरीके समझ के, उसको कैसे समझ आता है, वो अगर समझाते हैं तो आई डोंट थिंक कि सर कोई फेल भी होगा। ये वर्ड ही ओमिट हो जाएगा। आप मछली को पानी में डालो, हर किसी की मतलब उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसको समझाओ, तो आई थिंक दैट विल बी अ जहाँ बेटर। तक मैं समझ पाया हूँ आपकी बात, कि अगर किसी बच्चे में आर्टिस्ट दिख रहा है, अगर कोई म्यूज़िक में है, तो उसको म्यूज़िक में ही डाल देना चाहिए। बिल्कुल। आपने मछली और पानी का बात किया, हुँ, तो मछली जिसके अंदर जो हुनर है अगर बिल्कुल सर। है, तो वो उसमें जाना चाहिए। जी, और बहुत अच्छा लगा। मैं एक पॉडकास्ट आपके साथ फिर करना चाहूँगा, क्योंकि दर्शकों के प्रश्न आने वाले हैं इसको देख के, और उसके हिसाब से जो दर्शकों आप प्रश्न करेंगे, हम इनसे फिर पूछेंगे। तो आपका भी बहुत-बहुत नमस्कार आपका चैनल देखने के लिए, और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।